नमस्कार साथियों, अभिकल्प इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एसएससी रेलवे बैच के टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो टेस्ट 27 तारीख को हुआ था उसकी आंसर की बात करेंगे। तो देखते हैं अपने सबसे पहले साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के पोर्शन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दो समान परमाणुओं या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, सहसंयोजक बंध। दूसरा क्वेश्चन है, वह अणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाता है? तो इसका आपका आंसर होगा अपचायक, ए ऑप्शन अपचायक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, संयोजन। पांचवा क्वेश्चन देखो, ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, उप सहसंयोजक बंध। छठा क्वेश्चन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में निम्न में से कौन सा बंध पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका ए व बी दोनों, यानी आयनिक बंध व सहसंयोजक बंध, ये दोनों पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र के लिए सरल अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 1:2:1। आठवां क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, अभिकारक। नौवां क्वेश्चन है, बर्फ से जल का बनना किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ए ऑप्शन होगा उत्क्रमणीय। 10वां क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण सदैव होता है। तो समांगी मिश्रण सदैव उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो ये आपका जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे अपना भारत के भूगोल का पोर्शन है। भारत के भूगोल के 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें टॉपिक आपको दिया हुआ था भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दो लंबाइयाँ आपको बताई गई हैं। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, बी ऑप्शन होगा। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर लंबाई है इसकी, पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण इसकी 3214 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी होगा इसका। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाले देश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत के साथ बांग्लादेश लगाता है। कितने किलोमीटर लगाता है? तो 4096 किलोमीटर लगाता है। तो यहाँ वही पूछा गया है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाले देश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है? तो ए ऑप्शन 4096 लगती है। और देश ध्यान में रखना, बांग्लादेश लगाता है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम अफगानिस्तान लगाता है। और अफगानिस्तान कितनी लगाता है? मात्र 106 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पश्चिमी तट पर स्थित सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिमी तट, इस प्रकार भारत के तटीय भाग को दो भागों में डिवाइड किया गया। ये वाला भाग तो है, ये पूर्वी तट कहलाता है, और ये वाला भाग पश्चिमी तट कहलाता है। इसका सबसे उत्तरी बंदरगाह पूछा गया है। तो यहाँ पर पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी राज्य यहाँ पर गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य में बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो इनमें से बताना है सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है। तो पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात राज्य के अंदर है। और ये पूर्वी तट है, और पूर्वी तट का सबसे उत्तर में स्थित राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर आपका कांडला बंदरगाह होगा।
अगला प्रश्न देखो, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जलीय सीमा नहीं लगाता? तो जलीय सीमा नहीं लगाता तो गुजरात लगाता है बिल्कुल जलीय सीमा, महाराष्ट्र भी लगाता है जलीय सीमा, उड़ीसा भी लगाता है, तेलंगाना जो है वो जलीय सीमा नहीं लगाता, ये चारों तरफ से स्थलीय भूभाग से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ सीमा लगाता हुआ तेलंगाना राज्य है जो चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, तो ये जलीय सीमा नहीं लगाता। ऑप्शन स इसका सही आंसर होगा। आगे देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो ये भारत दक्षिणी अक्षांश नहीं आएगा, उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री से उत्तर में है भारत। और 68 डिग्री 7 मिनट से ये भी गलत है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश में है भारत, ना कि दक्षिणी अक्षांश में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो अपनों से तीसरा बड़ा राज्य पूछा है, तो तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नागर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बड़ा तो है लद्दाख, और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। तो सबसे छोटा पूछा गया है तो लक्षद्वीप आंसर होगा। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर ही इसका क्षेत्रफल है। इसी के साथ ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखो, 0 डिग्री देशांतरी रेखा व भारत की मानक समय रेखा में कितने समय का अंतर है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा है, ये भारत की मानक समय रेखा है। तो इस 82.5 डिग्री मानक समय रेखा और 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, इनके मध्य कितने समय का अंतर है? तो 330 मिनट का अंतर है, या कह सकते हैं 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। तो इसमें 330 मिनट दिया हुआ है, ये सही आंसर होगा। जैसा कि आपको बताया गया है, 2 देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ 82.5 डिग्री देशांतरों का अंतर है, तो 82.5 डिग्री देशांतरों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आएगा। तो इसका आंसर 330 मिनट होगा, या 5 घंटे 30 मिनट होगा। निम्न में से कौन सा देश भारत से स्थलीय सीमा नहीं लगाता? तो भारत के साथ 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो इनमें से देखना है कि कौन सा देश जो नहीं लगाता। अफगानिस्तान बिल्कुल लगाता है, श्रीलंका नहीं लगाता, क्योंकि श्रीलंका स्थलीय सीमा नहीं लगाता। बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, पाक जल संधि जो ऐसा संकरा जलीय भाग जो 2 स्थल खंडों को अलग करता है उसे जल संधि कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ऐसी ही एक जल संधि है जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। तो पाक जल संधि के कारण श्रीलंका की सीमा भारत के साथ नहीं लग पाती, तो श्रीलंका है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगाता। बी ऑप्शन राइट होगा। अफगानिस्तान लगाता है, बांग्लादेश भी लगाता है, म्यांमार भी लगाता है। तो अफगानिस्तान जो लगाता है 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। श्रीलंका नहीं लगाता क्योंकि बीच में पाक जल संधि स्थित है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो इसमें श्रीलंका आपका सही आंसर होगा। आगे देखो, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से?
तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अपने को देखना है कौन सा राज्य से नहीं गुजरती। तो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। तो ये आपके भारत के भूगोल के 10 क्वेश्चन हो गए। आगे अपने चलते हैं मैथ के सवालों पर। तो मैथ के सवालों के मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, इसकी डिटेल में चर्चा सर करेंगे किसी अलग वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के निशान लगाऊंगा। तो 21वां क्वेश्चन देखो, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है? तो 25%, ए ऑप्शन होगा इसका 25%। दूसरा प्रश्न देखो, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन आपका 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखो, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका स ऑप्शन 12%। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 120 रुपये। 25वां प्रश्न देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है? तो इस 25वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन 13%। अगला प्रश्न देखो, 5000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ? तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, द ऑप्शन 832 रुपये। अगला प्रश्न देखो, 6000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ? तो 27वें प्रश्न का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 1623 रुपये। 28वां प्रश्न देखो, राम ने 4000 रुपये की राशि 12% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा? तो 28वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका स ऑप्शन 5062.50 रुपये। अगला 29वां प्रश्न देखो, 8000 रुपये की राशि 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की शर्त त्रिमासिक हो तो चक्रवर्ती ब्याज बताओ? तो इस 29वें प्रश्न का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन 741.81 रुपये। अगला प्रश्न देखो, 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7986 रुपये हो जाती है, तो वह समयावधि बताओ? तो इसमें समयावधि बतानी है तो बी ऑप्शन होगा 3 वर्ष। तो ये आपके 10 प्रश्न मैथ के हो चुके हैं, जिसका सॉल्व सर एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें इनको सॉल्व करवा देंगे। आगे चलते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चनों पर। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें टॉपिक हैं घड़ी, रक्त संबंध और कैलेंडर के 10 क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने 31वें प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न 31वां है इसका, 15 जनवरी 2006 को गुरुवार है, तो 20 सितंबर 2006 को क्या वार होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, रविवार। अगला प्रश्न, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, रविवार। निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है? तो इसमें बी ऑप्शन होगा 1600। 8 फरवरी 2016 को क्या वार होगा? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, सोमवार होगा। 35वां प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, उसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी बार ही बजती है, तो बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 156 बार। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बी ऑप्शन, 160 डिग्री का कोण बनेगा। यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? सुधा के दादा का अन्य कोई पुत्र नहीं है, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, बहन।
एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, भाई। यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, a गुणा b का अर्थ है a b की पुत्री है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस संबंध को प्रदर्शित करता है कि e d का मामा है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, d गुणा f प्लस e माइनस f। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यदि a गुणा b का अर्थ है a b का पिता है, यदि a प्लस b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, यदि a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है, a भाग b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, तो p गुणा q प्लस r माइनस t क्वेश्चन मार्क s में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा ताकि p और s का दामाद संबंध स्थापित हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका होगा, यह ऑप्शन होगा या तो प्लस या भाग। तो ये अपने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चनों पर। तो इसके 41वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, डिड नॉट प्ले। 42वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, कॉल्स। 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, वाज पास्ड अप। 44वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इसका भी बी आंसर होगा। 46वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 47वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 48वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, ए। 49वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, हेल्प्स। और 50वें क्वेश्चन का आंसर भी बी ऑप्शन होगा। तो ये अपने इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं अपने भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल पर। तो 41वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आई? तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, मार्च 1942। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव किस मिशन योजना की सिफारिश पर हुए थे? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ए ऑप्शन। 44वां प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, राइट आंसर होगा ब्रिटेन देश से। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 1955 में। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस न्याय का उल्लेख नहीं है? तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, डी ऑप्शन होगा। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जहां से मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, जिस भाग में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, तेज बहादुर सप्रू द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन होगा आचार्य जे बी कृपलानी। तो ये आपके भारतीय राजनीति के 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब इंडियन इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। तो देखो, पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक, ए ऑप्शन, एडम स्मिथ को कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखो, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका भी ए ऑप्शन, इसके भी एडम स्मिथ ही होंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं जे.एम. केन्स, बी ऑप्शन। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र में खनन शामिल है, कृषि शामिल है, वानिकी तो बीमा शामिल नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गोल्डन कॉलर जॉब में शामिल हैं? तो गोल्डन कॉलर जॉब में CEO, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। भारत में कुल कितनी मिलियन गिग वर्कर हैं? तो सी ऑप्शन होगा, 15 मिलियन गिग वर्कर हैं भारत में। अगला प्रश्न देखो, बाजार प्रधान नियोजित अर्थव्यवस्था व उदारवादी अर्थव्यवस्था को भारत ने कब अपनाया था? तो इसको 1991 में अपनाया गया था, जब भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति अपनाई थी। उसमें उदारवाद, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन होगा 1991। अगला देखो, गैर योजना बंद अर्थव्यवस्था के वर्तमान में विश्व में कितने देश हैं? तो इसका उत्तर होगा कोई भी नहीं, बी ऑप्शन। विश्व विकास रिपोर्ट को प्रथम बार कब पेश किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन होगा, 2006 में पेश किया गया था। विश्व विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष कब जारी की जाती है? तो डी ऑप्शन 1 जुलाई को जारी की जाती है। ये अपने अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं करंट के क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स के अपने 20 क्वेश्चन हैं, 61 से लेकर के 80 तक। तो देखते हैं पहला प्रश्न, भारत ने किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन होगा, बांग्लादेश में नया दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 53वीं GST परिषद की बैठक नई दिल्ली में कब हुई? तो डी ऑप्शन, 22 जून 2024 को। भारत और बांग्लादेश ने रक्षा, डिजिटल साझेदारी, समुद्र सहयोग आदि पर कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बी ऑप्शन होगा, 10। हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, अतुल कुमार चौधरी। शिक्षा नीति 2020 के तहत किस जिले में निपुण अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर निपुण अभियान की शुरुआत की हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी मोहनपुरा गांव किस जिले में बनकर तैयार हुई है? तो ये ए ऑप्शन, सीकर जिले के अंदर बनकर तैयार हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कितने मेगावाट ऊर्जा के 4 सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, 2950 मेगावाट। हाल ही में किस दुर्ग को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शित किया गया है? तो डी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। BSF राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, बीकानेर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, 5 लाख। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसको अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सी ऑप्शन होगा इसका, गिरीश तांती। हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, लद्दाख में मनाया गया है। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भर्तृहरि मेहताब, डी ऑप्शन। जैसा कि आपको सभी को पता है, अभी नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया था और अभी वहाँ लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। जो पहले ओम बिरला जी थे, उन्हीं को लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब जी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किसको UVCE यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, S त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखो,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस हर साल मनाया जाता है, डी ऑप्शन होगा। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है? तो इसका ए ऑप्शन होगा, एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न देखो, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, रूस देश में किया जा रहा है। बोन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो जर्मनी देश के अंदर किया गया, डी ऑप्शन होगा। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये अपने 27 तारीख को जो पेपर हुआ था एसएससी और रेलवे वालों का, उसके 80 क्वेश्चन थे और 80 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के, इसमें 10-10 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन थे और इसका आपको मैंने आंसर की बताई है। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये अपना एसएससी और रेलवे का आंसर की थी जो अपने 27 तारीख को पेपर हुआ था। तो नए बैच एसएससी और रेलवे के स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप अभिकल्प इंस्टीट्यूट में आकर विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस है नज़दीक भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। और हमारी ऑनलाइन वेबसाइट abhikalpinstitute.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिकल्प इंस्टीट्यूट, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद SK वर्मा, इसमें आपको जितने भी आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट की आंसर की इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो जैसा कि आपके 27 तारीख वाले पेपर की आंसर की आज आपको अपलोड करवाई गई है, थोड़ा लेट हो गया इस कारण। तो आगे आपके टाइम जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे के अगले दिन आपको आंसर की स्टडी विद SK वर्मा चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले पेपर के आंसर की के साथ, तब तक टेक केयर।